हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ आदि। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी उसका एक इनसेपरेबल पार्ट है। EMRS जैसे एग्जाम्स में इसका वेटेज इवन 50% है। KVS में भी 60 क्वेश्चंस के समथिंग इससे आते हैं, सेम NVS में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे पूरा कवर करने वाला हूँ, प्लस पेडागोगी भी कवर करूँगा। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे आप पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सीटेट वाला जो पेडागोगी है और जो सिलेक्शन टीचिंग एग्जाम्स में जो पेडागोगी आती है वो क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें फैक्ट बेस्ड आती है, यहाँ पे केस बेस्ड आती है। तो उसी तरीके से हमें पढ़ना होगा, सिलेबस पे स्टिक रहना है। यहाँ पे जो मैं कवर कराने वाला हूँ वो जो अपकमिंग एग्जाम है EMRS, उसके सिलेबस के हिसाब से मैंने ये टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस डिज़ाइन किए हैं। ये वीडियोस आपको बाकी अदर टीचिंग एग्जाम्स लाइक KVS NVS में भी काम आएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीचर्स रोल, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा अबव टॉपिक के। टॉपिक है हमारा टीचर्स रोल, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर। तो इसके सारे नोट्स हैं। और एक और चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था आपसे कि इग्नू का स्टडी मटेरियल बेस्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सारे जो नोट्स हैं उसी पे बेस्ड हैं। मैंने खुद से भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन की हैं। ठीक है, और 50 MCQs सेम इसी टॉपिक पे जो कि जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे उसको मिला के मैंने बनाए हैं। तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीचर्स, इस टॉपिक को सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज टीचर्स इन डाइवर्स रोल। टीचर जो है अलग अलग रोल में। ठीक है, तो रोल क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। तो टीचर एज अ पर्सन, तो टीचर एज अ पर्सन इन क्लासरूम, कम्युनिटी एंड सिटीजन। तो आप एज अ पर्सन क्लासरूम में कैसे हैं, कम्युनिटी में कैसे हैं, सिटीजन कैसे हैं। तो आपको क्लासरूम में फ्रेंड की तरह रहना है, कम्युनिटी में फिलोसोफर की तरह रहना है, और सिटीजन आप ऐसे सिटीजन बने जो दूसरे को गाइड करें। ठीक है, तो क्लासरूम एज अ फ्रेंड, एज अ फैसिलिटेटर आपको क्लासरूम में होना है। टीचर एज अ प्लानर। ठीक है, तो आप एक टीचर एक प्लानर भी है। क्यों? क्योंकि वो लेसन प्लान डिज़ाइन करता है, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करता है, असेसमेंट जो कि लर्नर की नीड्स के हिसाब से, टाइम, मेथड, आउटकम्स, सारी चीज़ें टीचर्स को प्लान करनी होती है। तो टीचर इज अ प्लानर। द नेक्स्ट इज फैसिलिटेटर। ठीक है, तो टीचर क्रिएट्स लर्निंग इन्वायरमेंट, इट गाइड्स रेदर देन डिक्टेट्स, प्रमोट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इस पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे, है ना। नेक्स्ट है को क्रिएटर ऑफ नॉलेज। ठीक है, एनकरेजेस क्वेश्चनिंग, कोलैबोरेशन एंड डिस्कवरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट रोल। तो ये सारी चीज़ें टीचर क्लासरूम में करता है, बच्चों के साथ चाइल्ड सेंटर लर्निंग को प्रमोट करता है। तो को क्रिएटर ऑफ नॉलेज। लीडर, तो टीचर लीडर कैसे है। टीचर का काम है मोटिवेटर के रूप में मोटिवेट करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बच्चों के लिए, या स्कूल लेवल पे एनुअल डेज ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड बोथ इन क्लास एंड स्कूल। ठीक है, तो टीचर क्लास में भी और स्कूल में दोनों में लीड करता है। ठीक है, आप स्टेज पे बोलने जाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक है, कभी टीचर खुद पार्टिसिपेट करता है, टीचर स्टूडेंट्स का क्लब बनता है। तो टीचर इज अ लीडर ऑल्सो। देन मैनेजर, ऑब्वियसली टीचर इज अ मैनेजर बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग, ये सारी चीज़ें कंबाइन उसको मैनेज भी करनी है ना। ड्यूरिंग एंड पोस्ट टीचिंग फेज, दोनों आपको, जब आप पढ़ा रहे हैं तब भी ये सारी चीज़ें, उसके बाद भी इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। टीचर इज अ काउंसलर, हेल्प लर्नर विद अ पर्सनल, सोशल एंड एकेडमिक इशूज एम्पैथेटिकली। ठीक है, तो टीचर एक काउंसलर के रूप में भी है। नेक्स्ट, अब पर्सनल क्वालिटीज ऑफ टीचर क्या होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए अफेक्शन एंड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है आप दूसरे का दर्द फील कर पाए। ठीक है, सिंपैथी क्या होता है कि भाई किसी के साथ बुरा हो गया तो हमें दुख है कि आपको बुरा हुआ है, लेकिन अगर आप उस दुख को फील कर पाते हैं दैट इज एम्पैथी। तो टीचर को एम्पैथेटिक होना है कि लर्नर को कैसा लगेगा इस सिचुएशन में, वो अगर टीचर फील कर लेता है तो दिस क्वालिटी शुड बी देयर इन टीचर। सो अफेक्शन, एक जुड़ाव होना चाहिए, एंड एम्पैथी। तो
ये क्यों? बिकॉज दिस बिल्ड्स अ ट्रस्ट एंड इमोशनल बॉन्ड. Why affection and empathy should be there in a teacher? Because it builds trust and emotional bond. Next, concern and commitment. ठीक है, तो टीचर्स में कंसर्न होना चाहिए, कमिटमेंट भी होना चाहिए, जेन्युइन डेडिकेशन टू लर्नर ग्रोथ. ठीक है, तो लर्नर की ग्रोथ के बारे में उसको कंसर्न होना है, प्लस कमिटेड भी होना है कि हमें इसकी ग्रोथ करानी ही है. नेक्स्ट, ह्यूमर एंड ऑनेस्टी. ठीक है, तो टीचर को थोड़ा सा ह्यूमरस होना चाहिए. क्यों? इससे क्या होगा? क्लास में हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट. अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है तब भी आपका क्लासरूम जो है वो उतना ज़्यादा मतलब लर्नर फ्रेंडली नहीं होगा, है ना. और बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द लर्नर्स. ओके, सो ह्यूमर एंड ऑनेस्टी. तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक किस्म का आपको करना पड़ेगा बच्चों के साथ, और ऑनेस्ट होना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रोवाइड हेल्दी क्लासरूम क्लाइमेट एंड मॉडल गुड वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, क्लीनिनेस का ध्यान रखना है टीचर को, पंक्चुअलिटी होना चाहिए टीचर में, सिंसियरिटी होना चाहिए. ठीक है, वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्यों ये वैल्यूज? अगर आप क्लीनिनेस से रखेंगे अपने आसपास, स्टूडेंट्स देखेंगे और सीखेंगे. पंक्चुअल आप होंगे तो स्टूडेंट होंगे, सिंसियरिटी आप में होगी तो स्टूडेंट में आएंगी. सो वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट. So these are the personal qualities of teacher. So we were studying teacher as a person. ठीक है, नेक्स्ट, प्रोफेशनल इंसाइट. एक बहुत अच्छा क्योट है जिसे कार्ल मैनिंगर ने दिया था. व्हाट द टीचर इज, यहाँ पे कॉमा आएगा, देन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट ही टीचेस. तो आप क्या हैं ये उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो आपका जो है बिहेवियर, आपका चलना बैठना उठना बात करना, हर कुछ बच्चों को सिखाता है. सो टीचर फाइनली अगर इसको कोड करें हम, ये प्लानर है, फैसिलिटेटर है, काउंसलर है, लीडर है. ठीक है, PFCL. नेक्स्ट, अब बात करते हैं टीचर एज ए इनोवेटर एंड एक्शन रिसर्च. अच्छा, एक्शन रिसर्च जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. तो टीचर एज इनोवेटर एंड एक्शन रिसर्चर, चलिए इस पे बात करते हैं. तो सबसे पहले इनोवेशन. मीनिंग क्या होता है इनोवेशन का? इनोवेशन इज सिंपली व्हाट? इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स, मटेरियल्स, आइडियाज टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग. आप कोई मेथड ला रहे हैं नई, कोई नया मटेरियल ला रहे हैं, कोई नए आइडियाज ला रहे हैं, तो कुछ भी नया लाना जिससे कि आपकी टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव हो, लर्नर की लर्निंग इम्प्रूव हो, दैट कंसिडर्ड एज अ इनोवेशन. अब इनोवेशन की नीड की बात कहाँ पे हुई थी? NCF 2005 और RT 2009 में. यहाँ पे कहा गया था चेंजिंग लर्नर नीड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन. ठीक है, तो इनोवेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि लर्नर की नीड चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं. पहले आज से 50 साल पहले कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी, आज कुछ और हैं और कल कुछ और होंगी. और कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन की आजकल बात हो रही है, रूट लर्निंग को डिमीन किया जा रहा है, इसलिए हमें नीड है इनोवेशन की. ठीक है, सो क्वेश्चन बन सकता है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इनोवेशन, है ना. तो वहां पे इन चार में से कोई एक ऑप्शन रहेगा और कुछ और 3 दे रखेंगे, तो आपको इनमें से कोई 4 में से ही चूज करना है. अब टाइप्स ऑफ इनोवेशन, मैंने इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिसाइड किया है. तो सबसे पहला प्रोडक्ट ओरिएंटेड इनोवेशन. तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड में न्यू लर्निंग एड्स लाना, साइंस किट, एप्स, तो दीज आर प्रोडक्ट. ठीक है, तो एज अ प्रोडक्ट जो हम नया इनोवेशन ला रहे हैं, आपने कुछ प्रोडक्ट नया बना दिया. नेक्स्ट, प्रोसेस ओरिएंटेड. तो प्रोसेस में जनरली टीचिंग की प्रोसेस, तो उसमें कैसी कोई नया इनोवेशन होता है? आप ICT का यूज कर लें पढ़ाने में, माइक्रो टीचिंग से आप प्रैक्टिस कर लें, कोलैबोरेटिंग लर्निंग. तो प्रोसेस में अगर आप कुछ इनोवेशन करते हैं, प्रोडक्ट में हो गया नया आपने टीचिंग एड बना दिया, प्रोसेस में आपने कुछ नया मेथड यूज कर लिया. पैराडिग्म क्या है? मतलब किसी चीज को बिल्कुल बदल देना. तो शिफ्ट फ्रॉम रोट टू कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग. रोट और कंस्ट्रक्टिविस्ट दोनों पोल्स अपार्ट चीजें हैं, एक इधर है एक इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. ठीक है, तो रोट से आपने पूरा शिफ्ट कर दिया बच्चे को कहां पे? कंस्ट्रक्टिव में. ठीक है, अगर ऐसे एनवायरमेंट में आपने बच्चे को ला दिया, ठीक, तो दिस इज व्हाट पैराडिग्म शिफ्ट. आपने सुना होगा पैराडिग्म मतलब
सब कुछ चेंज ही कर दिया एकदम से, हालात बदल गए, विचार बदल गए, सब कुछ बदल दिया। दैट इज पैराडिग्म इनोवेशन। नेक्स्ट, पोजीशन। तो पोजिशनल इनोवेशन में क्या आएगा, इसमें क्या है कि आप एग्जिस्टिंग आइडिया ही है लेकिन उसको नए तरीके से डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप पहले बच्चों को 2+2 सिखाते थे, फिर आपने गेम इंट्रोड्यूस किया जिससे आप 2+2 सिखा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट पोजीशनिंग। तो एक एग्जिस्टिंग आइडिया है, सिखाना एडिशन ही है लेकिन एक नए तरीके से, दैट इज व्हाट रीपोजिशनिंग या पोजिशनिंग। ठीक, सो दिस देयर इज 4 टाइप। आप 4 तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, पैराडिग्म शिफ्ट कर सकते हैं या फिर पोजिशनिंग। नेक्स्ट, अब प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। तो इसमें जनरली 6 टाइप्स हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम या आइडेंटिफाई करनी है, नीड, फिर आइडियाज जनरेट करने हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, पायलट रूप में आप कर सकते हो उसको, फीडबैक लेना है, अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफाई करना है, और इसको इम्प्लीमेंट करना है या अडॉप्ट कर लेना है। ठीक है, दिस इज हाउ इनोवेशन वर्क्स। ठीक है, एक जनरल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कोई नीड देखी कि भाई बच्चे जो हैं वो एडिशन नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक ऐप डेवलप कर दिया। ठीक है, तो एक नया आइडिया जनरेट हुआ एक ऐप बनाने का जिसमें आपने एडिशन का गेम डाल दिया, एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों के फीडबैक लिए, यूजर फ्रेंडली ऐप नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है, फिर उसको मॉडिफाई किया, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया। सो दिस इज जनरल व्हाट द इनोवेशन, हाउ डज इट वर्क्स। तो इनोवेशन क्या क्या इंक्लूड करता है, रिफ्लेक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड फीडबैक लूप। तो ये इसी पे चलता रहता है। रिफ्लेक्शन क्या है, जो चीज हो रही है उसको देखना और उससे समझना, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करना, रिफ्लेक्शन मतलब मॉडिफिकेशन करना जो आपने जिस सीखा है उससे, फिर फीडबैक लेना, फिर से रिफ्लेक्शन, फिर से एक्सपेरिमेंट, और ये लूप चलता रहता है और चीजें इंप्रूव होती रहती हैं। अब बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने कई जगह एक्शन रिसर्च पे क्वेश्चन देखे हैं। एक्शन रिसर्च क्या है, अ स्मॉल स्केल सिस्टमैटिक रिफ्लेक्टिव स्टडी बाय टीचर टू सॉल्व क्लास रूम प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये स्मॉल स्केल पे एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्टिव स्टडी है टीचर के द्वारा। ठीक है, किसी एक टाइप की केस स्टडी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो एक बहुत छोटे स्तर पे होती है, एक सिस्टमैटिक वे में होती है। रिफ्लेक्टिव स्टडी है मतलब कि टीचर बार बार उस चीज से सीखता है और उसको फिर से मॉडिफाई करता है। ठीक है, क्यों जरूरी है ये, क्लासरूम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए बच्चों में। नेक्स्ट, इसका साइकिल क्या है, तो ये वर्क करता है PAOR साइकिल पे। ठीक है, PAOR, व्हाट इज दिस, प्लान करना है। सबसे पहले कोई आपको प्रॉब्लम मिली, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्लान बनाइए, उस प्लान को एक्ट करिए, एक्ट करने के बाद आपने वो प्लान इंप्लीमेंट किया, फिर ऑब्जर्व करिए वो कितना वर्क कर रहा है, ऑब्जर्व के बाद उस पर रिफ्लेक्शन, उसमें कोई चेंजेस हैं, है ना, तो वो करिए और फिर से अगेन ये पूरा प्लान रिपीट करिए। तो PAOR आप याद रख सकते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये सीधा आ जाता है क्वेश्चन के व्हाट आर द साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च, व्हाट आर द 4 प्रोसेसेस और 4 स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्रैक्टिकल और क्लासरूम बेस्ड है एक्शन रिसर्च, टीचर खुद ही करता है, डेवलप डन बाय टीचर देमसेल्व्स। क्या होता है इससे, टीचिंग लर्निंग इंप्रूव होती है और इट एम्पावर्स टीचर एज अ चेंज एजेंट। टीचर शुड बी द एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये इस क्योट को फुलफिल करता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको एब्सेंटीज रिड्यूस करने हैं अपनी क्लास में, क्या करेंगे आप, बच्चों में रीडिंग हैबिट इंप्रूव कराना है या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ स्लो लर्नर्स वो आपको एनहेंस कराना है। तो ये सारी आपकी क्लासरूम प्रॉब्लम, ये कोई नेशनल प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी क्लास में बच्चे बहुत एब्सेंट रहते हैं। अब एब्सेंट रहते हैं तो क्यों रहते हैं, कारण पता लगाइए, एक प्लान बनाइए, प्लान को इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑब्जर्व करिए कि वो कितना वर्कआउट हुआ या क्यों वर्कआउट नहीं हुआ, उस पर देखिए। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद फिर से प्लान में कोई चेंजेस है तो कीजिए और फिर से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सो दिस इज व्हाट द एक्शन रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, इस रिपोर्टिंग आपको इसकी पूरी बना सकते हैं। जो एक्शन रिसर्च की एक रिपोर्ट बनती है प्रॉपर, तो उसमें आप क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे कि भाई क्या था, टाइटल के अंदर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी स्पेसिफिक, उसके ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, आपने क्या
शुरू में माना, क्योंकि पहले तो आपको पता नहीं है कि ये वर्क होगा कि नहीं होगा, तो आपने क्या हाइपोथेसिस रखी, आपके टूल्स क्या थे उस एक्शन रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोसीजर क्या था, फिर ऑब्जर्व किया होगा तो फाइंडिंग्स क्या आई, फिर आपने क्या एक्शन प्लान बनाया, मतलब कि एंड फाइनली रिफ्लेक्शन करना है। सो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन, मतलब कि क्या सीखे आप इससे आखिरी में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्शन रिसर्च की आप प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट, अब टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो थिंकिंग अबाउट व्हाट, हाउ एंड व्हाई वी टीच, ठीक है। रिफ्लेक्शन, सोचना, कांच आप देखते हैं ना मिरर में जाके, मैं ही ऐसा क्यों हूं, या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछना है। तो थिंकिंग अबाउट व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, व्हाई वी टीच, ठीक है। तो कैसे पढ़ाना चाहिए हमें, क्या पढ़ाना चाहिए हमें, क्यों पढ़ाना चाहिए हमें, ये सारे क्वेश्चन जब आप आपसे पूछते हैं तो आप एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनते हैं। क्यों जरूरी है, ये प्रमोट करता है सेल्फ अवेयरनेस, इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं तो आप में इंप्रूवमेंट आता है, इनोवेशन आता है। जब आप पूछेंगे हाउ, तो जब जैसे ही आप हाउ पूछेंगे आपके दिमाग में मेथड्स आएंगे कि हम कैसे इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक, तो उसके पीछे आप उसकी हिस्ट्री तलाशेंगे या कुछ करेंगे, उसका यूज़ क्या है सोसाइटी में, ये बच्चों की रियल लाइफ में, तो आप वाई पे सोचेंगे। तो जब आप क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, तो इन चीज़ों के जवाब निकल के आएंगे। जब ये जवाब मिलेंगे तो आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी खुद की जानकारी बढ़ेगी, आपकी टीचिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, इनोवेशन आएगा। ये टर्म किसने क्वाइन की थी, तो इट्स क्वाइंड बाय जॉन डेवी एंड डोनाल्ड जोन्स, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। नीड क्या है रिफ्लेक्शन की, तो वही आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, खुद की अपनी, टीचर को खुद की अपनी स्ट्रेंथ पता चलेंगी, वीकनेस पता चलेगी। इससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट होगा और टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। कन्वर्ट्स टीचिंग फ्रॉम रूटीन वर्क टू पर्पसफुल एक्टिविटी। जब आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनते हैं, जब आप खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, तो ये रूटीन वर्क से हटके एक पर्पसफुल एक्टिविटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, 4 टाइप्स हैं जनरली, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। सो 3 टाइप्स आर देयर, ठीक है। टाइप सबसे पहला एक्शन वाला, तो इसका फोकस क्या है, थिंकिंग ड्यूरिंग टीचिंग एंड एडजस्टिंग मेथड इंस्टेंटली। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे आप रिफ्लेक्शन करते हैं कि आपने, चलो मान के चलो एक जनरल सा लेता हूं, मैंने आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई क्लास में, ठीक है। अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने के बाद आपने देखा यार बच्चों का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आपने पूछा समझ आया ना, बच्चों ने हाँ कहा, कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब आपको तुरंत लगना चाहिए यार ये जो मेरी मेथड थी वो तो यार ठीक नहीं थी, ठीक है। तो ड्यूरिंग टीचिंग फिर आप इंस्टेंटली अपनी मेथड को चेंज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को एक अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। थिंकिंग आफ्टर टीचिंग, अब आप क्लास में पढ़ा के आए, फिर आपने सोचा यार कि उतना खास रिस्पॉन्स बच्चों का था नहीं, मैं कैसे कल और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं। तो आफ्टर एक्शन, आप जो कर चुके हैं उस पर आप बाद में सोच रहे हैं कि इसको मैं बाद में कैसे अच्छे से करूं, या फिर सक्सेस और फेल्यूर दोनों पे हो सकता है। आपने कोई चीज आज पढ़ाई नई मेथड से, वो बहुत अच्छा वर्कआउट करी, तो ये रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, तो आप सोच रहे हैं यार वो मेथड बड़ी अच्छी थी, अब मैं हमेशा से यही मेथड यूज करूंगा, ठीक है। तो सक्सेस के बाद भी, फेल्यूर के बाद भी, दोनों के बाद आपको सोचना है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। दिस इज प्री प्लानिंग, तो प्लानिंग इंप्रूवमेंट फॉर फ्यूचर टीचिंग। अब आप कल कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और उसके बारे में आज सोच रहे हैं, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। तो इन एक्शन, ऑन एक्शन, फॉर एक्शन, आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। अब स्ट्रेटजीज क्या है रिफ्लेक्शन की, आप जर्नल्स या डायरीज रख सकते हैं। जर्नल मतलब कि जो आपके रोज के काम हो आप उनको लिखते जाते हैं, जर्नल मेकिंग करते हैं, या डायरीज आप पर डे लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें आप अपनी क्लास के एक्सपीरियंसेस को पर डे नोट करते हैं, जॉट डाउन करते हैं, तो रिफ्लेक्शन का एक अच्छा तरीका है। पीयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कर सकें। आपके डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल मैथ्स या हिंदी डिपार्टमेंट है, साथ में बैठते हैं, फिर पूछते हैं यार ये टॉपिक तुमने कैसे पढ़ाया, मैंने तो ऐसे पढ़ाया, वो बताते हैं।
तो 3-4 लोग कलीग लोग आपस में जब आप डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट पीयर ऑब्जर्वेशन। वीडियो एनालिटिक्स, ठीक है, आप अपनी टीचिंग की वीडियो बनवा लीजिए, है ना, या जनरली आजकल कई क्लासेस में होती भी है टीचर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर उस वीडियो को बाद में देखना, तो दैट इज वीडियो एनालिसिस। वर्कशॉप और सेमिनार्स, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे एक सेमिनार हुआ, वर्कशॉप हुई, तो डिफरेंट टीचर्स आके मिलते हैं, अपने अपने तरीके बताते हैं, एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट इज वन मेथड। एंड पोर्टफोलियो, कलेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव एविडेंसेस। पोर्टफोलियो हमेशा एविडेंस कलेक्शन ही होता है किसी भी बेस में, चाहे आप बच्चों का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो बच्चों के जो वर्क हैं उनको कलेक्ट करते हैं, टीचर्स का पोर्टफोलियो टीचर जैसे खुद बना रहा है तो वो अपने रिफ्लेक्टिव एविडेंसेस उसमें कलेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे कोई चीज़ अच्छी आपने पढ़ाई तो उसको लिख दीजिए, वो एक एविडेंस है, कोई नई टीचिंग एड डेवलप की, वो एक एविडेंस है, दिस इज व्हाट पोर्टफोलियो ऑफ टीचर। नेक्स्ट, आउटकम। अब इसका आउटकम क्या है रिफ्लेक्टिव टीचर के, तो जो रिफ्लेक्टिव टीचर्स होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, वो रिसर्चर्स होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। जो टीचर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, जो उन्होंने किया उस पर विचार करते हैं, तो वो नई चीज़ें इनोवेट कर सकते हैं, वो रिसर्चर के रूप में आगे आते हैं। आप देखते हैं प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं, दे आर जनरली रिफ्लेक्टर्स एंड देन दे बिकम रिसर्चर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। इससे क्या होता है, आपका भी टीचिंग में इंटरेस्ट बना रहता है और आप भी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है इसी के अंदर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। क्या है भाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट, चलिए बात कर लेते हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल, वैल्यूज। तो आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन क्या है आपका, टीचिंग है, तो जब आप अपनी टीचिंग को नया नॉलेज, स्किल और वैल्यूज में अपडेट करते रहते हैं, प्रोफेशनल मतलब ये नहीं कि आपका प्रमोशन या सैलरी वगैरह, हाँ वो एक चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे इसका बेसिक मीनिंग है नया नॉलेज, नई स्किल, नई वैल्यूज को सीखना, दैट इज कंसिडर्ड अंडर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो जब आप अपनी कॉम्पिटेंस, योग्यता को विकसित करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, अपने प्रोफेशन को डेवलप करना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, नीड क्या है, तो भाई करिकुलम डे बाय डे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सोसाइटल वैल्यूज चेंज हो रही हैं, सोसाइटी की डिमांड चेंज हो रही है, तो हमें भी अपना डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा एज अ टीचर। नेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड। पहले टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती थी, अब लर्नर सेंटर्ड है। तो टीचर सेंटर्ड में टीचर को जितना आता था, जैसे आता था वैसे ही पढ़ाएगा। अब लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर जो पढ़ना चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है वैसे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शिफ्ट। इसलिए आपको लर्नर के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आज बहुत होशियार होते जा रहे हैं, आपको उनके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इंश्योर्स क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, किस तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसके जनरली 3 टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन प्री सर्विस, ठीक है, सर्विस से पहले, जब आप टीचर बनते हैं उससे पहले आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, या ट्रेनिंग कोई डिप्लोमा करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ फॉर अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो आप प्रोफेशन ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्री सर्विस, सर्विस से पहले ही कर ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्री सर्विस। इन सर्विस सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होती है, सेमिनार होते हैं, ये सारे आपके इन सर्विस हैं। सेल्फ डायरेक्टेड, आप खुद से कोई ऑनलाइन जाके मूक, ठीक है, स्वयं पोर्टल पे जाके एनरोल होके कोई कोर्स करते हैं, आप डेली बुक्स रीड करते हैं, या अपना पीयर जो नेटवर्क है, आपके दोस्त हैं, उनसे चर्चाएं करते रहते हैं। तो जनरली सेल्फ डायरेक्टेड मीन्स रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ वे फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, एजेंसीज एंड स्कीप। तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी एंड डाइट, ये सभी क्या होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, सीबीएसई भी कराती है, ठीक है। निष्ठा, आईसीटी 4E, NEPS, सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल्स हैं। नेक्स्ट, आईसीसी मीडिएट पीडी, तो आईसीटी मीडिएट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पीडी मतलब प्रोफेशनल। तो स्वयं, मूक, वेबिनार्स, डिजिटल कम्युनिटीज बहुत चलते रहते हैं ये सब, ठीक है। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। तो हमने बात की, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या है, अगर आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ेगी तभी आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहेगा। तो टीचर मस्ट कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट, इनोवेट एंड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्रोफेशनल एथिक्स,
क्या है प्रोफेशनल एथिक्स? ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, इंक्लूसिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, कोलेबोरेशन होना चाहिए। शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व एनहेंसेस प्रोफेशनलिज्म। तो जो भी कोई नई चीज़ आपने इन्वेंट की है तो आप शेयर करिए, किसी दूसरे टीचर ने कुछ नया मेथड, कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया है तो वो शेयर करे। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी मतलब कि ये नहीं है कि आप अपना आइडिया किसी और को बता रहे हैं, बल्कि आपको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि यार इस तरीके से जब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाए हैं तो वो वाले बच्चे भी सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज जो भी हमने पढ़ा है ना, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थीम, फिर कोर आइडिया, टीचर्स आइडेंटिटी। तो थीम क्या थी? टीचर्स आइडेंटिटी। तो टीचर्स आइडेंटिटी में एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, एज अ रोल मॉडल, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर, इसकी थीम थी। तो इसमें आपको टीचर को क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर एंड को क्रिएटर ऑफ नॉलेज। फिर इनोवेशन पे बात की थी हमने। तो इनोवेशन में चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट, एक्शन रिसोर्स जो है वो सपोर्ट करती है इनोवेशन के लिए। रिफ्लेक्शन की बात की तो कंटिन्यूअस एवेल्युएशन एंड लर्निंग, खुद का आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा, मैं कितना सही पढ़ा रहा हूँ, क्या कैसे, उसमें हमने देखा था ना क्वेश्चन आप पूछते हैं, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्टिव होना करना पड़ेगा और कोलैबोरेटेड प्रोसेस अपनानी पड़ेंगी। की पॉइंट्स आज के क्या थे? सबसे पहले टीचर, टीचर क्या है? प्लानर, फैसिलिटेटर, रिसर्चर एंड काउंसलर। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च का जो 4 स्टेप क्या थे? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो इसमें क्या था? ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फिर था इनोवेशन। तो इनोवेशन में था कॉन्टेक्सचुअल, पर्पसफुल, इम्प्रूव्स लर्निंग। लास्टली, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या था? ऑनगोइंग, आप ड्यूरिंग इन एक्शन भी कर सकते हैं, आईसीटी इंटीग्रेटेड हो सकता है, एथिक्स ड्रिवन हो सकता है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है ना, और इस पे बेस्ड मैंने आपके लिए एमसीक्यू भी डिज़ाइन कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे ये 50 एमसीक्यूज हैं, इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, है ना। जैसे कि ये देखो, टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, तो इस पे बेस्ड मैंने एमसीक्यूज डाले। तो जो भी आज हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसी पे सारे ये बेस्ड एमसीक्यू हैं। इस वीडियो का टाइम थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं एमसीक्यूज जो है नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा इसी टॉपिक पे बेस्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो पेडागोगी है आपको और कहीं मैंने तो जनरली यूट्यूब पे नहीं देखी है कि इस तरीके से इग्नू के मटेरियल से और जो बेसिक चीज़ें जनरली जो एग्ज़ाम में आती हैं लोग कम ही कवर कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो बी अपडेटेड, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू।